अच्छा जी, आज हमारा लेक्चर 8 है। अच्छा, आज डेट क्या है वैसे? पूरी डेट बताएं। 30 सितंबर 2022, ये डेट अपने पास आपने याद रखनी है। आज है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, आज मैं भी काफ़ी सारी रिटर्नें फाइल कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज जो है ना रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख है। ठीक है, प्रैक्टिकली ये चैप्टर 14 में आप जाके पढ़ेंगे। अच्छा, अब हम इसको प्रैक्टिकल सिनेरियो से हम रिवाइज करते हैं चीज़ों को। आपके पास ना एक मिस्टर ए आया। ठीक है, मिस्टर ए आपके पास आए, उन्होंने कहा जी आज रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है। ठीक है, तो मेरी ज़रा रिटर्न ऑफ इनकम तो बना दें। ठीक है, जैसे आप वो क्या करते हैं उसमें अकाउंटिंग के अंदर सबसे पहले उसका नाम लिखते हैं, दूसरे नंबर पे क्या लिखते हैं, जो भी उसका नाम है, बिजनेस का जो भी नाम आ रहा है, कंपनी का नाम, इंडिविजुअल का, व्हाटएवर जो भी नाम आ रहा है, तो आपने वो लिख दिया। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे आप लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट वहाँ पे। ठीक है, सबसे ऊपर वहाँ आप भी नाम लिखते हैं, दूसरे नंबर पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे वो आपसे क्या मांग रहे हैं, रिटर्न ऑफ इनकम, उसकी आज ड्यू डेट है। ठीक है, रिटर्न ऑफ इनकम को अगर बेसिकली हमने क्या कहा था कि इसके अंदर हम क्या कंप्यूट करते हैं, टैक्सेबल इनकम और टैक्स लायबिलिटी। इनकम टैक्स जो है ना वो बेसिक फार्मूला आपको क्या देता है, याद है? अल्टीमेटली क्या कंप्यूट करना होता है, इनकम टैक्स पेएबल। वेरी गुड, इनकम टैक्स पेएबल, यानी जो आपने गवर्नमेंट को आज जमा कराना है वो आपने कंप्यूट करना है इसके अंदर। वो कैसे बनता है जी? वेरी गुड, टैक्सेबल इनकम से बनता है। टैक्सेबल इनकम इनटू टैक्स रेट। अच्छा, ये जो टैक्स रेट, ये जो आपने ब्रैकेट में ये चीज लिखी है, इसको कहेंगे टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, ये टैक्स लायबिलिटी आ गई। इसमें से माइनस क्या करेंगे, टैक्स क्रेडिट्स। टैक्स क्रेडिट्स माइनस करेंगे तो आपका इनकम टैक्स पेएबल हो जाएगा। बेसिकली अगर देखा जाए तो रिटर्न ऑफ इनकम का भी, अच्छा ये मंडे के टेस्ट के लिए मैं आपको सारी चीजें भी रिवाइज करवा रहा हूँ। बेसिकली इनकम टैक्स पेएबल जो है आपका, अगर रिटर्न में देखें तो हमें चाहिए क्या चीजें चाहिए होती हैं, टैक्सेबल इनकम एंड उससे आप बनाते हैं टैक्स पेएबल। ठीक है, तो ये फार्मूला हमें लॉ ने दे दिया। अब हमने ये तो हमें समझ आ गई। उसके बाद आप अकाउंटिंग में क्या लिखते हैं, फॉर द ईयर एंडेड या एज एट। तो यहां पे क्या कॉन्सेप्ट है, टैक्स ईयर का। अच्छा, अब देखें जो साल 30 सितंबर 2022 को वो कौन सी रिटर्न फाइल करेंगे, जो साल गुजर गया। कौन सा साल गुजरा है, 30 जून 2022 वाला, ऐसा ही है ना, जो एंड हो रहा होगा, यानी वो होगा टैक्स ईयर 2022, ऐसा ही है। इसका टैक्स पीरियड क्या होगा, कोई बात नहीं बताई तो कौन सा टैक्स ईयर होगा, टाइप कौन सी होगी, नॉर्मल। तो नॉर्मल में अगर जाएं तो कब से स्टार्ट होता है, 1 जुलाई से स्टार्ट होगा 2021 और 30 जून 2022। ठीक है, ये साल आपका क्लोज हो गया। देखें, ये साल आपका क्लोज हुआ 30 जून 2022 पे और 30 सितंबर 2022 पे आप इसकी रिटर्न फाइल करते हैं। ठीक है, यानी मेरा भी यही वाला साल है जिसकी मैंने आज अपनी रिटर्न फाइल करनी है। ठीक है, अब उसके बाद ये भी आपका टैक्स पीरियड भी हो गया। फिर आप एक और चीज आप असेस करेंगे, क्या, रेजिडेंशियल स्टेटस। ये क्यों करेंगे, बिल्कुल आप रेजिडेंट हैं कि नॉन रेजिडेंट हैं, नहीं ये आप लेकिन करेंगे क्यों, टैक्स में इसका क्या पर्पस होता है आइडेंटिफाई करने का। रेजिडेंट होगा फिर पाकिस्तान की भी
वेरी गुड। रेजिडेंट होगा तो वर्ल्ड वाइड इनकम यहाँ आप डिक्लेयर करेंगे, और नॉन रेजिडेंट होगा तो पाकिस्तान सोर्स। लेकिन जो रेजिडेंट बंदा है उसको या फॉरेन इनकम के ऊपर एग्जाम्पशन मिल जाएगी या फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है, अब ये सारी डिटेल अब आपकी अगर हम यहाँ लिख भी देते हैं कि ये रिटर्न ऑफ इनकम की डेट है जी 30 सितंबर 2022। ठीक हो गया। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो हमने कंप्यूट अल्टीमेटली क्या करना होता है, इनकम टैक्स पेएबल। अब इनकम टैक्स पेएबल के लिए हमें सबसे पहले वर्कआउट करनी है टैक्सेबल इनकम, यानी इनकम में जो बिल्कुल आपके पास लास्ट पॉइंट होता है वो टैक्सेबल इनकम होता है। अभी देखिएगा हम बिल्कुल लास्ट पॉइंट कैसे कंप्यूट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले ना आप उनसे पूछेंगे मिस्टर ए से कि भाई मुझे ना, मैं आपको बताता हूँ हेड्स ऑफ इनकम क्या होते हैं। हेड्स ऑफ इनकम, क्योंकि उनको कुछ भी नहीं पता, आपने बताना है सब कुछ। तो आप सबसे पहले कहेंगे सैलरी का एक हेड है, दूसरे नंबर पे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, अच्छा तीसरे नंबर पे इनकम फ्रॉम बिजनेस, उसके बाद कैपिटल गेन्स, उसके बाद इनकम फ्रॉम, वेरी गुड जी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आपने कहा जी ये हेड है, इनकी ना आप सारी इनकम्स मुझे बताएं। ठीक है, उन्होंने अब आपको ना इनकम्स बतानी शुरू करनी है। ठीक है, वो कहेंगे जी मेरी जो है वो सैलरी है 2 मिलियन, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। अच्छा, अब आप पूछेंगे उन्होंने आपको बताया मेरी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 2 जगह पे है, पाकिस्तान में भी है और यूके में भी है, 2 जगह से मुझे रेंट आता है प्रॉपर्टी का। तो क्या मैं दोनों डिक्लेयर करूं कि पाकिस्तानी करूं? तो आप क्या सवाल पूछेंगे, क्या आप रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है? ठीक है, तो अगर वो रेजिडेंट है तो फिर तो आप सारी कर लें। तो मिसाल के तौर पे हम अज्यूम करते हैं कि वो रेजिडेंट हैं, तो हम सारी कर लेते हैं, सारी उनकी भी अज्यूम करें 4 मिलियन। फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस आ जाएगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस अज्यूम करें उनकी 3 मिलियन है। फिर कैपिटल गेन्स अज्यूम करते हैं 1.5 है, और अदर सोर्सेज से उनकी 2.5 है। ये इनके ना एक इनकम की सारी स्ट्रीम्स आ गई, मतलब वो कह रहे हैं कि भाई मैंने सारे पैसे ये कमाए हैं इस साल के अंदर, ये पैसे कमाए, कितने बन गए 6, 9 और 4 13 मिलियन, 13 मिलियन ये बन गए। अब ये टोटल इनकम नहीं आई, अभी ये भी टोटल इनकम नहीं आई। आप सबसे पहले उनसे पूछेंगे, मतलब उनको तो नहीं पता होगा, लेकिन आप यहाँ पे लिखेंगे कोई फाइनल टैक्स या फिक्स टैक्स। अच्छा, फिक्स टैक्स क्या होता है? ये उसका दूसरा नाम है सेपरेट ब्लॉक का। सेपरेट ब्लॉक रिजीम का दूसरा नाम फिक्स टैक्स है। ठीक है, अच्छा जी, उन्होंने कहा, आपने उनसे पूछा, अब हमें पता है कि फाइनल टैक्स या फिक्स टैक्स आपको कहाँ मिलेंगे, या अदर सोर्सेज में। अदर सोर्सेज की जो 3 इनकम है, डिविडेंड, इंटरेस्ट और प्राइजेस एंड विनिंग्स, वो फाइनल टैक्स हैं, और कैपिटल गेन दोनों जो हैं वो सेपरेट ब्लॉक हैं। तो इसका मतलब है इसमें तो आपको नहीं मिलने वाला, अभी इसमें भी नहीं मिलने वाला, इसमें भी नहीं मिलने वाला। ठीक है, इसमें उसने कहा जी कैपिटल गेन्स में, हाँ जी मेरा जो वो मैंने एक प्लॉट बेचा था, प्लॉट, उसके ऊपर मुझे गेन आया था 5 लाख, तो हमने कहा वो निकाल लें यहाँ पे, ये आपका फिक्स टैक्स में जाएगा। उसके बाद इसमें उसने कहा डिविडेंड मेरा जो है ना वो है कितना, 3 लाख, इंटरेस्ट मेरा है 2 लाख, तो हम ये 2 अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप क्या करेंगे, यहाँ से 5 लाख निकाल देंगे, ये आपका यहाँ से ये उनमें चला जाएगा। अच्छा, अब ये वाला जो कॉलम आपका बनेगा ना, ये आपका बनेगा टोटल इनकम का। हमने क्या कहा था कि ये जो फाइनल टैक्स और फिक्स टैक्स है
ये टोटल इनकम का भी पार्ट नहीं होती और टैक्सेबल का भी नहीं होती, तो हमने टोटल से निकाल देना है। यानी आपकी टोटल इनकम के अंदर 2 मिलियन जो है वो सैलरी है, 4 मिलियन वही आपकी प्रॉपर्टी, 3 मिलियन आपका बिजनेस, उसके अलावा आपका 1 मिलियन जो है वो टोटल इनकम, और उसके अलावा जो है 2 मिलियन आपकी अदर सोर्स आ गई। तो कितना हो गया? 12 मिलियन जो है इनकी टोटल इनकम आ गई यहाँ पे। ठीक है, फिर आपको याद होगा कि हमने टोटल इनकम से टैक्सेबल इनकम कैसे बनाते हैं? एग्जाम्प्ट इनकम निकालते हैं। अच्छा पहले ना अब हम हेड वाइज एग्जाम्प्ट इनकम भी ना आपकी हेड वाइज होती है। जब हम ये सैलरी का चैप्टर पढ़ रहे होंगे ना, इस पे पूरा चैप्टर नंबर आपका 5 है, उसमें आपको पता चलेगा कौन कौन सी सैलरीज एग्जाम्प्ट हैं। ये जब पढ़ रहे होंगे इसमें आपको पता चलेगा बिजनेस की अपनी एग्जाम्प्ट इनकम्स आएंगी, कैपिटल गेन्स की अपनी आएंगी, अदर सोर्सेज की अपनी आएंगी। तो बेसिकली जो एग्जाम्प्ट इनकम्स भी होती है ना, वो भी आप हेड वाइज लिखते हैं, एग्जाम्प्ट इनकम्स। यहाँ आप एग्जाम्प्ट इनकम्स निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं इसमें जी 5 लाख आपकी एग्जाम्प्ट थी, ठीक है। उसके बाद आप कहते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो है ना वो मेरी कोई एग्जाम्प्ट नहीं थी। बिजनेस में आप कहते हैं मेरा जो है वो 1 मिलियन एग्जाम्प्ट था, इसमें कहते हैं कोई एग्जाम्पशन नहीं थी, इसमें भी कहते हैं कोई एग्जाम्पशन नहीं थी। तो आपकी ये वाली जो अमाउंट आएगी ना, ये अभी टैक्सेबल इनकम अभी हम इधर वर्कआउट करेंगे। ये अब आपका टैक्सेबल स्लॉट आ गया एक तरह से, टैक्सेबल इनकम रुपीस। अब कितनी? अब ये वो इनकम आ गई जो आपने एनटीआर में टैक्स करनी है। इसको कहेंगे एनटीआर, नॉर्मल टैक्स रिजीम, जो आपकी आखिरी रिजीम थी। इसमें आपकी ये 15 लाख रुपए ये आ गई, 4 लाख आपकी ये आ गई, उसके बाद आपकी 2 मिलियन ये आ गई, 1 मिलियन आपकी ये आ गई, और 2 मिलियन आपकी ये आ गई। कितनी बनती है ये? 10.5 नहीं होगी, 10.5 मिलियन आपकी ये इनकम आ गई। अच्छा एक चीज तो हमने और निकालनी होती है ना, वो क्या होती है? डिडक्टेबल अलाउंस। अच्छा डिडक्टेबल अलाउंस जो हम निकालेंगे ना यहाँ से, वो यहाँ से निकालेंगे, लेस डिडक्टेबल अलाउंसेस। डिडक्टेबल अलाउंस यहाँ से निकालेंगे, क्योंकि डिडक्टेबल अलाउंस किसी उनका हेड से ताल्लुक नहीं होता। जैसे ज़कात है, क्या ज़कात का किसी हेड से कोई ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं है, उसका तो मेरी वेल्थ से ताल्लुक है, जितनी मेरी वेल्थ होगी उस हिसाब से। तो आपका जो भी डिडक्टेबल अलाउंस या माइनस करेंगे, फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे डिडक्टेबल अलाउंस बनते थे 15 लाख, तो आपकी अब जो टैक्सेबल इनकम आएगी वो आएगी 90 लाख या 9 मिलियन। इसको कहेंगे आप टैक्सेबल इनकम। ये आपकी टैक्सेबल इनकम है। यानी आपने ये जो टैक्सेबल इनकम वर्कआउट करनी थी, इसके लिए आपने ये सारा काम किया। हाँ, इसमें से एक्सपेंसेस नेट होके पहले से आ जाएंगे। यानी ये जो आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस है ना, ये आपकी सेल्स नहीं है, ये आपकी क्या है? जो प्रॉफिट आया है ना आपका, ये वो है। जाहिर बात है मेरी इनकम क्या होगी? इनकम वो होगी ना जो मैंने अल्टीमेटली कमाया है, जो मेरी जेब में आया है। तो वो क्या होगा? खर्चे निकालने के बाद। तो खर्चे निकालने के बाद ये इनकम्स आती हैं। ठीक है, पॉज कर दें, वो अटेंडेंस फिर मार कर लें ताकि हमने तो ऐड नहीं की है। एनटीआर में तो इनकम्स ऐड हो रही हैं, ये तो आपके खर्चे हैं। ये अलग से हम देख रहे हैं। ये अब जब मैंने ज़कात दी है, तो क्या ज़कात मेरी सैलरी की इनकम में शामिल होगी? नहीं, ये तो वो है जो मैंने अपने एम्प्लॉयर से लिया है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वो किराया है जो मैंने अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है, इसमें भी ज़कात शामिल नहीं है। ये बेसिकली ये जो 4 डिडक्टेबल अलाउंस आपके हैं ना, ये आपको गवर्नमेंट एक बेनिफिट दे रही है कि भाई ये खर्चे आपने अपने पर्सनल किए हैं, या आप इनमें से माइनस कर लें। ठीक है, क्यों? आप देखें इसमें है क्या क्या? ज़कात है, तो गवर्नमेंट ज़कात प्रमोट कर रही है। वो कह रही है ठीक है आपने ज़कात दी है, हम उसको डिडक्टेबल अलाउंस के तौर पे आप जब अपनी टैक्सेबल इनकम कंप्यूट कर रहे होंगे माइनस कर लीजिएगा।
WWF और WPPF है, ये कंपनीज देती हैं 2% ऑफ देयर, एक 2% देती हैं, एक 5% देती हैं। WPPF 5% होता है। क्यों ये होता है? बेसिकली जो आपके इंडस्ट्रियल वर्कर्स होते हैं ना, बिल्कुल जिनकी सैलरीज बहुत कम होती हैं, ये उनको बेनिफिट्स दिए जाते हैं। उसके बाद जो आपका एजुकेशन एक्सपेंस है, उसमें भी आपने कहा क्यों उसको दिया जा रहा है कि भाई कोई बंदा है जिसकी टैक्सेबल इनकम 15 लाख से भी कम है, तो वो अगर अपने बच्चों का एजुकेशन एक्सपेंस बियर कर रहा है तो उसको हम डिडक्टेबल अलाउंस दे दें। अब वो इन किसी भी हेड्स में शामिल नहीं है, इसीलिए तो देखें हमने किसी हेड से नहीं निकाला इसको, ये अलग से, ये आपके पर्सनल एक्सपेंस है। अच्छा, बिजनेस से आप कौन से एक्सपेंस माइनस कर रहे होंगे? जो बिजनेस के अपने हैं। जैसे सेल्स में से आप कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करते हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से जो आप प्रॉपर्टी के खर्चे हैं वो माइनस करते हैं, तो ये उनके स्पेसिफिक एक्सपेंसेस माइनस कर रहे हैं। लेकिन डिडक्टेबल अलाउंस में से आप अपने जाती खर्चे आप माइनस कर रहे होते हैं। कौन सा? प्रॉफिट ऑन डेट वाला, वो ओमिट हो गया, वो इस साल की अमेंडमेंट है, वो ओमिट हो गया। अब 4 रह गए आपके, ठीक है। तो अब अच्छा जी, ये हो गया आपके जो है वो, ये ओवरऑल स्ट्रक्चर आपका बिल्ड हो गया। अच्छा, हमें टैक्सेबल इनकम तो हमने वर्कआउट कर ली, आगे क्या कहते हैं? टैक्स रेट लगाएं। तो टैक्स रेट इसके ऊपर जरा देखें, ये कौन सा सैलरीड में आएगा, नॉन सैलरीड में? नॉन सैलरीड आएगा ना, क्योंकि सैलरीड और नॉन सैलरीड में क्या फर्क होता है? अगर उसकी टैक्सेबल इनकम के 75% से ज्यादा उसकी सैलरी इनकम हो तो वो सैलरीड होता है। तो ये तो इसकी बहुत कम है सैलरी बेसिकली, ठीक है। तो नॉन सैलरीड के हिसाब से जरा इसका रेट देखें क्या बन रहा है। ऐड कितना करना है? 1330। वो कह रहा है इसके ऊपर जो आपने टैक्स देना है ना, टैक्स रेट क्या है? 1330,000, ये तो आपने फिक्स देना ही है, जमा 35% 6 मिलियन से, यानी 3 मिलियन का आपने 35% देना है, और 1330 का आपने ये तो देना ही देना है। तो कितना टैक्स बन गया? 2380, ये टैक्स बना है जी। इसको क्या टर्म देंगे हम, ये क्या चीज है? वेरी गुड, ये है टैक्स लायबिलिटी, क्योंकि मैंने अभी इसमें से टैक्स क्रेडिट माइनस नहीं किए। हाँ, जब मेरे टैक्स क्रेडिट होंगे ना, टैक्स क्रेडिट्स का ऑर्डर लिख लेते हैं, क्योंकि टैक्स क्रेडिट हमने पढ़ना है चैप्टर 11 में इन डिटेल। तो इसका ऑर्डर क्या है? सबसे पहले आपका फॉरेन टैक्स क्रेडिट, नंबर 2 सेक्शन 61 to 65G वाले, उसके बाद सेकेंड स्केड्यूल, और उसके बाद सेक्शन 147 एंड 168, ये इनका ऑर्डर है। इसमें अब देखें, इसमें 2 टैक्स क्रेडिट हैं, इसमें काफ़ी सारे हो सकते हैं, इसमें है ही काफ़ी सारे, ये एक ही है। ऑर्डर उसी तरह ही है, जैसे आप पहले PRC पास करेंगे तो फिर आप कैफ ग्रुप ए में जाएंगे, फिर आप ग्रुप ए के कुछ पेपर्स पास करेंगे तो ग्रुप बी में, ये इसी तरह का ऑर्डर है। पहले ये सारे अगर बनते हैं तो ये सारे क्लेम करें, उसके बाद इस पे आ जाएं, इसमें जितने आपके टैक्स क्रेडिट हैं सारे क्लेम करें, फिर इसमें जाएंगे, फिर ये अगर इसमें कुछ है तो ये क्लेम करें, फिर इनमें जाएंगे। असल में उसकी वो फार्मूले चेंज होते हैं, ये हम चैप्टर 11 में इन डिटेल इनको कंप्यूट करना सीखेंगे, ठीक है, चैप्टर 11 में। अभी बेसिकली आपने सिर्फ ऑर्डर समझना है इसका। अच्छा, अब हम इन चीज़ों को ना ज़रा थोड़ा सा देख लेते हैं अपने नोट से भी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया? देखिए, हमने एक रिटर्न बना दिया आज 30 सितंबर के ऊपर मिस्टर ए की, ठीक है, इसी तरह रिटर्न बनती है। अच्छा, अगले चैप्टर्स में फिर हमने पढ़ना क्या? अगर हमें रिटर्न बनानी आ गई है, टैक्स लायबिलिटी टैक्स पेबल बनाना आ गया है, अगले चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि सैलरी होती क्या है, किस बेनिफिट को क्या वैल्यू देनी है, ठीक है। उसके अलावा हम पढ़ेंगे कौन कौन से एक्सपेंसेस माइनस कर सकते हैं, कौन कौन से एक्सपेंसेस माइनस नहीं कर सकते। जैसे हमने इसमें एक्सपेंसेस माइनस किए, इनके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो फाइनल टैक्स में जाएंगे, जो फिक्स टैक्स में जाएंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कौन कौन सी इनकम्स इनके अंदर एग्जाम्प्ट हैं, ठीक है। उसके बाद आपके जो है यहाँ पे डिडक्टेबल अलाउंस तो हम पढ़ चुके हैं, टैक्स रेट्स भी यही हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। टैक्स क्रेडिट्स हम पढ़ेंगे चैप्टर 11 में, ठीक है। यानी इन्हीं हेड्स को हमने इन डिटेल आगे कवर करना है।
सर अब ये जो हमने एफडीआर के एसपीआर के निकाले हैं इनकी सेपरेट से होगी क्या चीज़? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, ये जो हमने निकाले हैं इनके तो ऊपर हमने रेट लगाया ही नहीं। अब जैसे जो ये जो कैपिटल गेन है, मैंने कहा जी मैंने प्लॉट बेचा था तो प्लॉट के ऊपर मेरा गेन आया था 5 लाख रुपए, तो प्लॉट अब होल्डिंग पीरियड देखें ज़रा, रेट जो आपको दिए हुए हैं, प्लॉट मैंने कहा मैंने प्लॉट बेचा उस पर मुझे ना 5 लाख रुपए का गेन आया। टाइम जितना भी आप बताएं। टू टू थ्री में कह रहे हैं 10% का रेट है, तो आपने इसके ऊपर 50,000 रुपये टैक्स देना है। अच्छा डिविडेंड कितना था हमारा? 3 लाख, तो डिविडेंड के ऊपर आपका रेट कितना है? 15%, तो वो आपने 45,000 देना है। और इंटरेस्ट था हमारा 2 लाख, इंटरेस्ट के ऊपर भी 15% का रेट था। इनको इकट्ठा नहीं करना किसी को भी, इन सब इनकम्स को जिनके रेट अलग दिए हैं सबको अलग, चाहे डिविडेंड आपको लग रहा है ना डिविडेंड और इंटरेस्ट का एक ही रेट है, फिर भी इनको अलग रखेंगे, इनको आपस में फिर भी नहीं मिलाना। 30,000, तो ये जो है ना ये आपकी इनकी लायबिलिटी बन गई कितनी? 125। ये प्लस ये आपकी इस मिस्टर ए की इस साल की टैक्स लायबिलिटी है, ठीक है? इस तरह से इसकी लायबिलिटी वर्कआउट होगी। अच्छा जी, सबसे पहले वो यही कह रहा है स्कोप ऑफ टैक्स क्या है जी? स्कोप ऑफ यही कह रहा है, ये जो पहला फार्मूला है, बेसिक फार्मूला आपका इनकम टैक्स का यही है। इससे ये समझ लें कि ये वो बीज है जो आप बोते हैं तो वो एक पूरा दरख्त उगता है ना, ये पूरा दरख्त इस बीज के अगेंस्ट है। और फिर आगे इनसे अब जैसे आपने हेड्स ऑफ इनकम बनाए, अब ये आगे इनकी शाखें जो हैं वो एक एक चैप्टर है पूरा, ठीक है? अच्छा जी, पर्सन हमने बता दिया, पर्सन क्यों हमने स्पेसिफाई किया, उनके टैक्स रेट्स फ़र्क हैं, ठीक है, उनकी टैक्स इम्प्लीकेशंस थोड़ी फ़र्क हैं। फिर हमने कहा टैक्स ईयर जो है वो क्या होता है? टैक्स ईयर वो पीरियड होता है जिसके अगेंस्ट एक पर्सन अपनी टैक्सेबल इनकम और टैक्स लायबिलिटी वर्कआउट करता है, ठीक है? अब 3 तरह के टैक्स ईयर होते हैं, नॉर्मल, स्पेशल और ट्रांजिशनल। नॉर्मल की 2 करैक्टरिस्टिक्स हैं, कौन कौन सी? पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, 30 जून पे एंड होता है जैसे हमारे केस में, और ये डिफ़ॉल्ट होता है। अगर किसी ने किसी क्वेश्चन में आपको ना बताया हो कौन सा टैक्स ईयर है तो ये अंडरस्टूड होगा कि नॉर्मल टैक्स ईयर है, ठीक है? और हर बंदे का जो भी रजिस्ट्रेशन कराता है उसको नॉर्मल टैक्स ईयर असाइन किया जाता है, चाहे वो किसी भी मंथ में अपनी रजिस्ट्रेशन कराए, चाहे वो फरवरी में कराए, जनवरी में करवाए, मार्च में करवाए, सितंबर में करवाए, जुलाई में करवाए, उसे असाइन किया जाएगा नॉर्मल टैक्स ईयर, ठीक है? अब और ट्रांजिशनल टैक्स ईयर की भी 2 एट्रीब्यूट्स हैं, 12 मंथ्स का पीरियड है, लेकिन वो 30 जून पे ख़त्म नहीं होता, जैसे 31 दिसंबर पे ख़त्म हो रहा है, 31 मार्च पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है? तो 31 दिसंबर वाला अगर ख़त्म हो रहा है तो 12 मंथ्स अगर बैक जाएँ तो 1 जनवरी से शुरू होगा। अगर 31 मार्च पे ख़त्म हो रहा है, 12 मंथ्स का ही पीरियड होगा तो 1 अप्रैल से शुरू होगा। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर का एक ही एट्रीब्यूट है, जब भी आप एक टैक्स ईयर से दूसरे टैक्स ईयर में जाते हैं, जैसे आपको शायद याद हो अभी AFC से पॉलिसी ख़त्म होकर PRC में कन्वर्ट हुई, शायद आप लोगों को याद हो, तो एक ट्रांजिशनल पॉलिसी आई ना उनकी बीच में, आपको शायद याद हो, जिसमें उन्होंने कुछ पेपर्स भी एग्जाम्प्ट कर दिए थे, ठीक है? तो वो देखें हर दफ़ा तो वो नहीं होती पॉलिसी, वो तो जब आप एक फेज़ से दूसरे फेज़ में जाते हैं तो वो सिर्फ तब होता है। इसी तरह अब मिसाल के तौर पे अब अगर यही समझ लें पैटर्न यही चलता रहता है आई कैप का, अब कोई स्कीम चेंज नहीं करते तो ये इसी तरह चलता रहेगा। हाँ, अब आई कैप दोबारा कोई नई स्कीम इंट्रोड्यूस करवा दे तो फिर बीच में ट्रांजिशनल पॉलिसी देगा, ठीक है? तो इसी तरह जब भी आपका एक टैक्स ईयर से दूसरे टैक्स ईयर में कन्वर्ट होगा तो बीच का जो पीरियड होगा वो ट्रांजिशनल टैक्स ईयर होगा। क्या चीज़? जो डिनोट करना है वो नॉर्मल से करना है, ट्रांजिशनल से? अच्छा, ट्रांजिशनल का लॉ नहीं बताता कि किससे डिनोट करना है, ठीक है? लेकिन इसका भी वही पैटर्न होगा कि ये जो है जिस नॉर्मल के साथ आगे कनेक्ट हो रहा है, जैसे हमारी एग्जांपल में 31 दिसंबर 21 पे इसे टैक्स ईयर 2022 कहेंगे, जैसे उसका होता है स्पेशल का, जैसे स्पेशल का होता है। सर यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि एक तो हमने पढ़ा कि जब नॉर्मल से अगर हम स्पेशल में जाते हैं तो 30 जून को पहले नॉर्मल ख़त्म होगा, उसके बाद लेट्स सपोज 1 जनवरी से ठीक है तो 6 मंथ्स का ट्रांजिशन आ गया। ठीक है, कंपनी है जो 1 जनवरी को आई है पाकिस्तान, नो रेजिडेंट थी, अब रेजिडेंट तो नहीं हुई, लेकिन वो उसको नॉर्मल अलॉट होगा
तो नॉर्मल तो 30 जून को होता है। अब फरवरी को वो ये कहती है कि मेरी जो पेरेंट कंपनी है उसकी मैंने फ़ाइल करनी है और वो 31 दिसंबर है। तो अब उसको नॉर्मल पूरा करने के बाद नेक्स्ट उसको मिलेगा या फिर बीच में भी ट्रांजिशन हो सकती है, तो नॉर्मल स्टार्ट हो गया आप बीच में भी। अब वो कमिश्नर पे डिपेंड कर रहा है, वो कह रहा है शुरू से ही मुझे साइन करें तो शुरू से ही साइन हो जाएगा उसको। मतलब कि बाय डिफ़ॉल्ट देखें उसको ये नॉर्मल मिलेगा ये वाला जो है ना। आप कह रहे हैं कि कंपनी आई है उसका ईयर है 1 जुलाई 2020 से लेके 30 जून 2021, ये उसको साइन किया गया, ठीक है। अब वो जो है क्या कहते हैं, अब कमिश्नर के पास वो जाएगा या कंपनी जाएगी, वो क्या कहेगी मुझे कौन सा टैक्स ईयर दे दे। 1 जनवरी 2021 से। अच्छा, वो उसने अप्लाई कब किया? वो पहले उसको नॉर्मल अलॉट हो चुका है जब वो आया जनवरी में। जनवरी में आया है वो, ठीक है, जनवरी में आया, उसने कहा कि मुझे स्पेशल दे दें। अब फरवरी में वो कह रहे हैं कि मुझे स्पेशल। हाँ, इसमें उसको 1 जनवरी आप कह रहे हैं कि 2021 से 31 दिसंबर 2021 ये मिल जाए तो बिल्कुल मिल सकता है। उसकी वजह यह है उसे असाइन जब वो रजिस्ट्रेशन करवाएगा ना तो उसको असाइन यही वाला होगा, लेकिन जब वो अप्लाई करेगा ना, क्योंकि ये इसकी रिटर्न उसने कब फाइल करनी है, नहीं ये तो जून क्लोज होगा ना, इसकी रिटर्न उसने सितंबर में फाइल करनी है। अच्छा, लेकिन वैसे मैं आपको बताऊं कंपनी के लिए थोड़ा सा टाइम डिफरेंट होता है, ये वाली जो है ना ये इंडिविजुअल्स की है, वो कंपनी का मैं आपको बाद में बताऊंगा। अच्छा, अभी तक इसने, अच्छा देखें, लेकिन अभी तक इसने फरवरी में अपनी रिटर्न तो फाइल नहीं की ना, ठीक है, अपनी इस पीरियड की रिटर्न नहीं फाइल की, तो वो चेंज करवा सकता है, वो कहेगा मुझे इससे चेंज कर दें, कोई मसला, वो हो जाएगा। असल मसला ये है कि आपने एक दफ़ा आपका साल क्लोज हो गया ना आप फिर उसके बाद आप अगली दफ़ा से चेंज कराते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है यहाँ पे आपका, अगर आपने अपना टैक्स ईयर चेंज कराना हो तो क्या करेंगे, कमिश्नर को एप्लीकेशन देंगे, अगर उसमें आप अपनी कंपेलिंग नीड शो करेंगे, अगर कमिश्नर सेटिस्फाई होगा कि आपकी कंपेलिंग नीड है तो वो आपको ग्रांट कर देगा, उस पर कुछ कंडीशंस भी आप पे इम्पोज कर सकता है, ठीक है, और आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, या वो आपकी बात मान लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा या रिजेक्ट कर लेगा। तो अगर रिजेक्ट करेगा तो आपके पास ऑप्शन है, आप बोर्ड के पास चले जाएं रिव्यू एप्लीकेशन लेके कि जी ये देखें मेरे साथ फैसला इसने सही नहीं किया, मेरा बनता है टैक्स ईयर चेंज होना, इसने टैक्स ईयर चेंज नहीं किया, तो उस केस के अंदर वो बोर्ड का डिसीजन जो भी होगा, चाहे उसके हक में हो चाहे आपके हक में, वो फाइनल होगा। इसी तरह अगर उसने आपको चेंज ऑफ टैक्स ईयर अलाउ कर दिया है, उसके बाद अगर वो विड्रॉ करता है उसको, तब भी आप बोर्ड के पास जा सकते हैं, ठीक है। रिजेक्शन और विड्रॉल में क्या फ़र्क होता है, रिजेक्शन में वो फर्स्ट टाइम आपकी बात मानता ही नहीं है, विड्रॉ में ये होता है आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करने के बाद लेटर ऑन उसको रिजेक्ट करता है, ठीक है जी। आपने कहा कि अगर वो जनवरी में टैक्स ईयर चेंज कर लेते हैं नॉर्मल से वो स्पेशल टैक्स ईयर, तो जो उसका 2020 वाला रह जाएगा। नहीं, इसमें इन्होंने पता है एग्जांपल क्या दी, इन्होंने एग्जांपल ये दी कि इस बंदे ने आके रजिस्ट्रेशन ही जनवरी में करवाई अपनी, ये मतलब बेसिकली जो इसकी इनकम जनरेट करना इसने शुरू की ना, वो शुरू ही जनवरी से की इसने, मतलब कंपनी इस्टेब्लिश ही जनवरी में हुई, मतलब ये नॉर्मल उस तरह से नहीं है। बिल्कुल आपका क्वेश्चन सही है कि अगर ये लेट सपोज कोई पर्सन होगा ना, इंडिविजुअल पर्सन, तो उसको इस तरह से अलाउ नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो तो पहले से ही, मतलब वो कंपनी की रजिस्ट्रेशन की यहाँ बात हो रही थी कि कंपनी बाहर से आई है और उसने अपनी इनकॉर्पोरेशन ही जनवरी में करवाई है, तो फिर वो क्या बैक डेट से ले सकती है, तो उस पर जवाब था कि हाँ, उस पर वो कमिश्नर अगर चाहे तो अलाउ कर सकते हैं। लेकिन वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो वरना पीछे वाली इनकम रह जाएगी। नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में यही समझें, ये वाला जो है ना, ये समझ लें कि 0.001% चांसेस हैं इसके, आपने यही समझ लें कि जब भी चेंज होगा वो आगे वाले पीरियड से चेंज होगा, ठीक है। अच्छा, आगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम और हेड ऑफ इनकम हम पढ़ चुके हैं। हेड ऑफ इनकम में कहा कि एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद उसके आप वो करेंगे। डिडक्टेबल अलाउंस आपके 4 हैं, ठीक है। 4 कौन कौन से हैं आपके डिडक्टेबल अलाउंस? ज़कात का क्या एक क्राइटेरिया है कि ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस 1980 के अंडर पे हो, WWF का अपना लॉ है 1971 का फेडरल या प्रोविंशियल लॉ के अंडर पे होगा।
WPPF उसका अपना एक्ट है, उसके अंडर पे करना है, यानी गवर्नमेंट लॉज के अंडर आपने डिडक्टेबल अलाउंस इनकार करने हैं एक्सेप्ट फॉर एजुकेशनल एक्सपेंसेस। उसके अंदर वो 3 कंडीशंस हैं, अगर फुलफिल होती हैं तो फार्मूला अप्लाई करेंगे। रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट में हमने ये देखा कि रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट का पर्पस क्या होता है। अगर रेजिडेंट है तो वर्ल्ड वाइड इनकम यहाँ डिक्लेयर करता है और नॉन रेजिडेंट सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम डिक्लेयर करता है। लेकिन अब रेजिडेंट इंडिविजुअल है कौन? रेजिडेंट इंडिविजुअल वो है, सबसे पहले आप देखेंगे क्या किसी इंडिविजुअल ने 183 डेज या उससे ज़्यादा पाकिस्तान में गुजारे हैं। अगर गुजारे हैं तो रेजिडेंट इंडिविजुअल हो जाएगा, आगे वाली कोई आपने चेक करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 2 पे अगर ये इस क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहा है तो आपने देखना है क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय पोस्टेड अब्रॉड तो नहीं है, तो अगर वो है तो बेशक एक दिन भी ना गुजारे तब भी रेजिडेंट इंडिविजुअल हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे ये दोनों क्राइटेरियाज मीट नहीं हो रहे, फिर आप देखेंगे क्या इसने किसी और मुल्क में 183 डेज या उससे ज़्यादा तो नहीं गुजारे। अगर नहीं गुजारे तो फिर अगर वो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है तो आप उसे यहाँ रेजिडेंट कर देंगे। और उसके बाद ये भी नहीं हो रहा, यानी अगर उसने किसी और मुल्क में लेट सपोज 200 दिन गुजार लिए हैं तो आप देखेंगे क्या किसी और मुल्क में ये टैक्स रेजिडेंट बना है। अगर नहीं बना तो फिर पाकिस्तान में आप उसको अगर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है तो रेजिडेंट कर लेंगे। अच्छा जी, उसके बाद रेजिडेंट कंपनी की 3 कंडीशंस हैं। अगर पाकिस्तान में बनी है रेजिडेंट कंपनी, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली किसी भी टाइम पाकिस्तान में आ जाता है रेजिडेंट कंपनी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट आपकी जो है वो रेजिडेंट कंपनी होंगी। इसके बाद रेजिडेंट AOP में कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अगर होली और पार्टली किसी भी टाइम पाकिस्तान में आ जाए तो रेजिडेंट होगी। उसके बाद हमने एग्जाम्प्ट इनकम पढ़ लिया। एग्जाम्प्ट इनकम क्या होती थी जी? जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगाना। देखिए अब इस 5 लाख और 10 लाख के ऊपर हमने कहीं पर टैक्स नहीं लगाया। उसके बाद हमने आगे पढ़ा जी नॉर्मल टैक्स रिजीम। तो नॉर्मल टैक्स रिजीम ये देखें टोटल इनकम का पार्ट भी बनी है, यहाँ से यहाँ पे भी थी, और टैक्सेबल इनकम का पार्ट भी बनी है, यहाँ पे भी है। और इसके ऊपर जो आपकी सारी इनकम्स आ रही हैं ये नेट बेसिस के ऊपर, इससे एक्सपेंसेस माइनस हुए हुए हैं। उसके बाद सेपरेट ब्लॉक और फाइनल टैक्स रिजीम में देखें तो लिखा हुआ है डू नॉट बिकम पार्ट ऑफ टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम। अब ये देखें हमने यहाँ से निकाल दिया, इनको हेड्स में डाला, यहाँ से निकाल दिया, ना वो हेड का पार्ट बने ना ये टोटल इनकम, क्योंकि टोटल इनकम से ये इनकम से निकाला है तो टोटल इनकम बनी है, तो ना ये टोटल इनकम का पार्ट बने ना ये टैक्सेबल इनकम का पार्ट बने। ठीक है, इनके ऊपर सेपरेट टैक्स रेट्स अप्लाई होते हैं, इनकी बेसिक फीचर्स ये हैं। उसके बाद मिनिमम टैक्स अगर अप्लाई करें तो मिनिमम टैक्स आपने याद रखना है कि 4 पर्सन्स जो हैं वो अपनी नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी से भी अपनी लाइबिलिटी वर्कआउट करेंगे। अच्छा, ये जो मिनिमम टैक्स है ना ये सिर्फ बिजनेस इनकम के ऊपर लगता है और किसी इनकम के ऊपर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि टर्नओवर सिर्फ होता ही बिजनेस में, सेल्स कौन कर रहा होता है? बिजनेस। तो 1.25% सिर्फ बिजनेस इनकम पे ही अप्लाई हो रहा होता है। और देखें वैसे भी 4 जो पर्सनस हैं, एक रेजिडेंट कंपनी है, एक PE ऑफ अ नॉन रेजिडेंट है, और उसके बाद इंडिविजुअल जिसका टर्नओवर 100 मिलियन और अबव है, और AOP जिसका टर्नओवर 100 मिलियन और अबव है। ये 4 अपनी 2 तरीके से टैक्स कंप्यूट करते हैं, नॉर्मल टैक्स इससे भी, NTR से भी, और साथ में मिनिमम टैक्स से भी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब ये अपना अगर इस पर्सन के ऊपर मिनिमम टैक्स रिजीम भी अप्लाई होती, ठीक है, तो वो अपनी मिनिमम टैक्स रिजीम को जो है सिर्फ इसके ऊपर जो बिजनेस के ऊपर टैक्स बन रहा है उसके साथ कंपेयर करता। आप देखें ना, मिसाल के तौर पे आप एक जगह गए, ठीक है, स्टोर पे गए कुछ चीज़ें लेने, आपने वहाँ से दाल ली, चावल लिए, एक बोतल ख़रीदी, ठीक है, एक दूसरी जगह से आपने सिर्फ दाल ख़रीदी, तो आप इस तरह तो कंपेयर नहीं करेंगे। उसने आपका बिल बनाया 1000 रुपये लेट सपोज, इसने आपका बिल बनाया 300 रुपये, तो आप ये तो नहीं कंपेयर करेंगे कि भाई दाल उसने महंगी दी है, उसने तो 1000 रुपये लिए हैं। जाहिर बात है उसका दाल का रेट निकालेंगे और इसकी दाल के रेट से कंपेयर करेंगे ना, ऐसा ही है। तो इसमें जो आपकी नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी बनी है ना, इसमें आप देखेंगे इस इनकम फ्रॉम बिजनेस का क्या हिस्सा है, वो सिंपल मैथ्स के थ्रू जैसे आप देखेंगे ना कि भाई इसका ये सारी इनकम में इसका कितना हिस्सा शामिल है, यानी 2 मिलियन डिवाइड बाय 10.5 मिलियन मल्टीप्लाई बाय दिस, तो आपकी बिजनेस के ऊपर जितना टैक्स है NTR का वो आ जाएगा। अच्छा, लेकिन एक सवाल है मेरा, फिर डिडक्टेबल अलाउंस भी तो आप इनमें भी तो एलोकेट करेंगे ना? नहीं होता। नहीं, मैं वैसे आपसे नहीं, इन्होंने कहा कि आपको लेनी चाहिए 2 मिलियन डिवाइड बाय 9 मिलियन, ये सवाल है ना आपका। लेकिन देखें 2 मिलियन तो आपकी आफ्टर डिडक्शन ऑफ डिडक्टेबल अलाउंस है ना, इसमें से तो डिडक्टेबल अलाउंस माइनस नहीं होए ना। अगर मैं देखें इसको, अगर मैं 100% कंसीडर करता हूं, सपोज
तो फिर आप इनके जरा रेशियो निकालें तो ये 100% से ऊपर चला जाएगा। नहीं समझ आई? अच्छा आप करके देखें जरा, एक मिनट, आप कैलकुलेटर पकड़ें जरा, आप डिवाइड करें 15 डिवाइड बाई 90 करें जरा, कितने परसेंट बनते हैं? सारे कर लें बेशक, ये आपको कॉन्सेप्ट जिनको नहीं क्लियर हो जाएगा। 15 डिवाइड बाई 90 करें जरा, 16.7% ये आ गया। इसको करें जरा 4 डिवाइड बाई 9, 44.4%। इसको करें 2 डिवाइड बाई 9, 22.2%। इसको करें 1 डिवाइड बाई 9, 11.1%। इसको करें, ये इसका वही आ जाएगा 22.2%। अब जरा इन टोटल करें जरा, कितने परसेंट बन रही? वन 116% बन गई। तो ये तो फिर परसेंटेज ही आउट हो गई। ठीक है, तो अब अगर आप इससे डिवाइड, क्यों, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये आपकी वो इनकम, देखें इन सारों का टोटल मिलके ये बना है ना, तो बेसिकली आपने रेशियो लेना है। या तो आप ये डिडक्टेबल अलाउंस इन सारों की परसेंटेज में पोर्शन करके इनसे माइनस करके फिर वो लें, तो बेहतर नहीं कि ग्रॉस वर्सेस ग्रॉस को कंपेयर कर लें। लेकिन वो तो हम वैसे भी नहीं करते रूल के मुताबिक। क्या चीज़? नहीं डिडक्टेबल क्या नहीं कर सकते? हाँ नहीं, उसमें माइनस नहीं करेंगे, मैं सिर्फ रेशियो लेने की बात कर रहा हूँ। बात समझ आइए? मतलब सिर्फ आपने जो रेशियो कंप्यूट करना है ना, जाहिर बात है अब इस इनकम ये 100% है ना, तो इससे इसको देखेंगे कि कितने जी बिजनेस इनकम 20% या 20 से थोड़ी कम होगी। ठीक है, तो इसके ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो भाई जो इसका हिस्सा आएगा उसको MTR वाली से कंपेयर करेंगे। क्लियर? अगर नहीं क्लियर किसी को पूछ लें। अच्छा जी, डिविडेंड पढ़ लेते हैं। डिविडेंड वो टॉपिक है जो आपको मंडे को आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, टेस्ट में कॉमन रूल्स नहीं, बट डिविडेंड तक जी टेस्ट होगा आपका मंडे को इंशाल्लाह। अच्छा डिविडेंड क्या होता है जी, ये बताएं। ये हमारा आज का टॉपिक है, ये अभी आपको पहले सारा रिवाइज करवाया है, क्योंकि ये सारा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके, ये जो अभी तक हम जितने पढ़ चुके हैं। ये आई के आपके फेवरेट एरियाज हैं, और न्यूमेरिकल जब तक आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे ना, चैप्टर 4 वाले जितने अभी तक हम पढ़ चुके हैं, आप वो बेसिकली वो नहीं कर पाएंगे न्यूमेरिकल अच्छे तरीके से। अच्छा जी, डिविडेंड क्या होता है? जो कंपनी पे करती है, ठीक है, किसको देती है? शेयर होल्डर्स को देती है। ठीक है, अच्छा किस में से देती है? एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स में से, या रिटेन्ड अर्निंग्स जिसे आप कहते हैं। ठीक है, उसमें से देती है। तो यही डिविडेंड का कॉन्सेप्ट है। कहते हैं डिविडेंड जो है कंपनी जो डिस्ट्रीब्यूट करेगी अपने शेयर होल्डर्स को आउट ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स, तो ये बेसिकली कहलाएगा डिविडेंड। अब वो कह रहे हैं कि कुछ भी दे सकती है, कोई भी एसेट दे सकती है, जैसे कैश दे दी, जैसे कोई और एसेट दे दिया, वो भी डिविडेंड कहलाएगा। डिबेंचर दे दिए अपने, डिबेंचर स्टॉक दे दिया, उन्होंने कहा पैसे नहीं है हमारे, डिबेंचर ले लें आप। ठीक है, इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑन इट्स लिक्विडेशन भी कर सकती है, लिक्विडेशन के टाइम पे अगर वो डिस्ट्रीब्यूट कर ले। अच्छा उसके बाद ना इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट ई, जो आई कैप का फेवरेट पॉइंट है। वो ये कहता है कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को लोन दे दे उसके बेनिफिट के लिए, तो वो भी डिविडेंड होगा। लॉ ने लिखा है, हम तो कहेंगे नहीं ये तो डिविडेंड नहीं होता, ये तो लोन है, ऐसे ही है। अच्छा इसके पीछे रैशनल बताऊंगे क्या है। देखिए प्राइवेट रैशनल बताता हूँ कि इसको बेसिकली टैक्स इवेजन रोकने के लिए ये मैयर लिया गया, वैसे डिविडेंड नहीं होता। आप आगे की भी इसकी प्रोविजंस पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ समझ आएगी कि बेसिकली प्राइवेट कंपनी कितने बंदों की होती है? 2-3 बंदों की।
ठीक है। अब वो ये कहते हैं कि भाई हमने देखें, हम शेयर होल्डर्स के पास पैसा जाएगा तो वो डिविडेंड के लाएगा, तो उस पर टैक्स हो जाएगा 15%। तो हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हमने अपनी जेब में पैसे डालने हैं ना, तो हम लोन कह के डालते रहते हैं अपनी जेब में, वापस करेंगे नहीं कभी। कंपनी की बुक्स में आता रहेगा लोन टू शेयर होल्डर्स। क्योंकि एक तो होती है ना बड़ी कंपनी, उसमें तो ऐसा नहीं हो सकता, पब्लिक कंपनी या पब्लिक लिस्टेड कंपनी। लेकिन प्राइवेट कंपनी है ही 2-3 बंदों की, उन्होंने मिलके बनाई भी है, दोस्त भी हैं, उन्होंने कहा चलो हम ऐसा करते हैं, हमारी अपनी कंपनी है तो हम लोन कह के पैसे निकालते रहते हैं, तो उस पर हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। फ़ायदा नहीं, 100 रुपया लेना है तो 100 रुपया पूरा जेब में। अगर डिविडेंड कह के लेंगे तो 85 रुपीज़ जेब में आएंगे, 15 रुपये गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे। तो लॉ ने उस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कहा है कि भाई ये ट्रांजैक्शन भी क्या होगी, डिविडेंड। ठीक है, 15% इसके ऊपर 15% लगेगा। अच्छा, नीचे वो कह रहे हैं डिविडेंड में क्या क्या चीज़ें एक्सक्लूड होंगी, क्या क्या चीज़ें डिविडेंड में कंसीडर नहीं होगी। वो कह रहे हैं इन केस C&D, लिक्विडेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑन इट्स लिक्विडेशन, रिडक्शन ऑफ इट्स कैपिटल। जब कंपनी अपना कैपिटल रिड्यूस कर रही होगी या कंपनी ख़त्म हो रही होगी, लिक्विडेट हो रही होगी, उस टाइम पे जो वैसे जनरली एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में जो भी डिस्ट्रीब्यूट करेगी ना, वो क्या होगा, डिविडेंड। लेकिन यहाँ पे कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एनी शेयर फॉर फुल कैश कंसिडरेशन, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर और डिबेंचर स्टॉक where the holder is not entitled to participate in surplus assets in the event of liquidation। अगर वो लिक्विडेशन के टाइम पे एंटाइटल ही नहीं था एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में से कोई हिस्सा लेने के लिए, तो अगर कंपनी उसको कोई डिस्ट्रीब्यूट कर दे इन केस ऑफ C&D तो वो डिविडेंड ट्रीट नहीं किया जाएगा। आगे पॉइंट ई की 2 एक्सेप्शन दे रहा है। पॉइंट ई जो भी हमने पढ़ा है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ये आई कैप का फेवरेट पॉइंट है। पॉइंट ई में कह रहा है जी, एडवांस लोन इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एंड लैंडिंग ऑफ मनी इज सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द कंपनीज बिजनेस। उसने कहा जो प्राइवेट कंपनी से शेयर होल्डर ने लोन लिया, आपने उसे डिविडेंड ट्रीट करना है। लेकिन उसने कहा कि किस केस में डिविडेंड ट्रीट नहीं होगा, उसने कहा उसने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जैसे औरों को वो कंपनी लोन दे रही है वैसे ही अपने शेयर होल्डर को भी दे दिया, और कंपनी का काम ही वही था। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी बैंकिंग कंपनी थी तो आपने उससे ले लिया तो फिर कोई मसला नहीं है, उसका तो काम ही यही था, तो आपने ले लिया तो क्या मसला हो गया, तो उसमें डिविडेंड ट्रीट नहीं होगा। बैंकिंग कंपनी में भी काम कर रहे हैं और उसने नहीं, काम नहीं कर रहा, शेयर होल्डर है, उसकी कंपनी है। ठीक है, अगर उसने अपने शेयर होल्डर को ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो है वो लोन दे दिया, जैसे औरों को लोन दे रहे, वही टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ठीक है, और उसका बिजनेस ही यही है बैंकिंग, लोगों को लोन देना, तो उस केस के अंदर ये डिविडेंड ट्रांजैक्शन ट्रीट नहीं होगी। दूसरी एक्सेप्शन क्या कह रहा है, ई की एक और एक्सेप्शन है, वो कह रहा है कि अगर सब्सीक्वेंट डिविडेंड कंपनी ने दिया, इफ द पेमेंट इज सेट ऑफ अगेंस्ट द लोन ऑलरेडी ट्रीटेड एज डिविडेंड। अब इसमें क्या कह रहा है, फॉर एग्जांपल लोन दिया था 10 लाख का, ठीक है, और बाद में कंपनी ने उस शेयर होल्डर को कहा कि हम आपको डिविडेंड, इसने इसको टैक्स कर दिया 15% पे एज पर लॉ, ये जमा करा दिया इसने 1.5 लाख, ठीक है। फिर लेटर ऑन क्या हुआ, एक लेटर स्टेज के ऊपर यहाँ पे डिविडेंड जो है वो कंपनी ने अनाउंस किया, जी आपका डिविडेंड बनता है 25 लाख रुपए, लेकिन उन्होंने कहा हम पहले अपने 10 लाख रुपए माइनस करेंगे, आपको 15 लाख रुपए की पेमेंट करेंगे। तो इसका मतलब है अब ये समझ आ गया कि ये टैक्स इवेजन नहीं थी, बाकी लोन था, उसने वापस कर दिया। तो अब 15% इस पे लगाएंगे आप, 15%, ठीक है, तो कितना बनेगा 225,000, सारे पे नहीं लगाएंगे। असूलन तो अगर देखा जाए तो वो कह रहे हैं कि डिविडेंड, इसको भी डिविडेंड ट्रीट करें, और ये तो दिया ही डिविडेंड है। तो अगर जनरल रूल देखते, उन्होंने कहा नहीं ये लोन वापस कर दिया उसने, ये वाकई लोन था, तो ये माइनस कर लिया, अब इसको आप डिविडेंड ट्रीट ना करें, इस पे आप जो पहले से टैक्स दे चुके हैं एक तरह से आपको रिम्बर्स हो रहा है ना। अगर आप इसको और इसको ऐड करें तो ये आपको बनता है 375,000, जो कि इसका टैक्स बनता है, क्योंकि ये तो आपने वापस कर दिया, इसके ऊपर इफेक्टिवली फिर कोई टैक्स नहीं हुआ। बात समझ आई ये वाली, ठीक है। उसने कहा जब सब्सीक्वेंट डिविडेंड देंगे और आपका पुराना लोन उससे सेट ऑफ हो जाएगा तो फिर इस अमाउंट के ऊपर आपने टैक्स नहीं लगाना। क्लियर है?
उसके बाद जी पॉइंट एफ में कह रहे हैं इन केस ऑफ एफ क्या है जी, एफ पॉइंट था रिमिटेंस ऑफ आफ्टर टैक्स प्रॉफिट्स ऑफ अ ब्रांच ऑफ अ फॉरेन कंपनी ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान। आपने देखा बहुत सारी फॉरेन कंपनीज है, उनकी ब्रांचेस यहाँ पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही होती हैं। तो कह रहे हैं अगर वो ब्रांच अपनी कंपनी को बाहर पैसे भी भेजेगी ना तो वो भी डिविडेंड होगा, यानी वो उसके लिए डिविडेंड होगा कंपनी के लिए, और कंपनी से टैक्स लेंगे वही 15% वाला। लेकिन वो कह रहा है कि अगर रिमिटेंस ऑफ आफ्टर टैक्स प्रॉफिट्स ऑफ अ ब्रांच ऑफ पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन फॉरेन कंपनी है तो वो फिर डिविडेंड ट्रीट नहीं होगा। ठीक है, उसके ऊपर आप ये उनको बेसिकली बेनिफिट दिया है किनको, पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनीज को, कि अगर वो अपनी ब्रांचेज यहाँ खोलें तो ये अपनी कंपनी को जब पैसे बाहर भेजेंगे तो उनके लिए वो डिविडेंड नहीं होगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। आगे कह रहे हैं जी टैक्स रेट्स ऑन ग्रॉस अमाउंट ऑफ डिविडेंड्स एज प्रिस्क्राइब, जो टैक्स रेट दिए हैं वही वाले एप्लीकेबल होंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिविडेंड क्या है जी, ग्रॉस रिसीट बेसिस पे लगेगा। डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, ये वही वाली बात है जो हमने कहा था ना, फाइनल टैक्स पे पहले से टैक्स काट के जमा कराना है। यानी कंपनी जब किसी को, अब इसको ये जो दिया ना 1 मिलियन, तो इसके ऊपर 1.5 लाख रुपए पहले काटेंगे, इसके बैंक में 8.5 लाख रुपए जाएंगे और 1.5 लाख रुपए ये जाएंगे FBR के पास, और फिर उसकी जेब में पैसे जाएंगे। ठीक है, यानी टैक्स डिडक्शन मैंने उस दिन बताया था ना कि जो फाइनल टैक्स की इनकम्स होती हैं उस पर जितना टैक्स बनता है वो जो पे कर रहा होता है इनकम आपको, वो पहले से ही काट लेता है। ठीक है, तो ये वो काट जाएगा। टैक्स इम्पोज शैल बी फाइनल टैक्स। आगे एक और ई की एक्सेप्शन दे रहा है, लोन रीपेड बाय शेयर होल्डर। ये उसने लिया था, बाद में कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ, अज्यूम करें कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ। ठीक है, उसने लोन लिया 10 लाख का, उसके ऊपर एज पर लॉ 1.5 लाख रुपए उसने टैक्स दे दिया। बाद में वो कंपनी के पास आया, उसने कहा ये 10 लाख अपने वापस पकड़ ले, वापस दे दिए। तो कह रहे हैं ही शैल बी एंटाइटल्ड टू रिफंड ऑफ टैक्स पेड, जो 1.5 लाख रुपए का उससे टैक्स लिया वो उसे वापस कर दिया जाएगा। बेसिकली समझ लें एक सॉर्ट ऑफ गारंटी टैक्स है ये, कि भाई वाकई ये लोन है कि नहीं है, या लोन कह के डिविडेंड ले रहे हैं। बात समझिए, अब रैशनल उसका आपको समझ आ गया होगा। क्योंकि देखिए वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है भाई ये वैसे तो डिविडेंड ट्रीट होगा ये वाला, लेकिन अगर आपने नॉर्मल बैंकिंग बिजनेस था आपने उस सेंस में दिया है तो फिर डिविडेंड ट्रीट नहीं होगा। आपने सब्सीक्वेंट डिविडेंड दिया और उसमें से वो अमाउंट माइनस कर ली, इसका मतलब है लोन वापस कर दिया, तो फिर भी डिविडेंड ट्रीट नहीं होगा। और हाँ, कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ, आपने खुद से जाके लोन वापस कर दिया, तो इसका मतलब है अब भी आपको क्या होगा, टैक्स वापस मिल जाएगा। क्लियर है? चले जी, कल मंडे को इंशाल्लाह अब क्लास होगी और यहाँ तक आपका टेस्ट होगा। ठीक है जी, प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में जी आप मैसेज कर दिया करें।